बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यूनिट सेकंड में हम आज पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स। इस यूनिट में एल्कोहल्स और फिनॉल दो आपके चैप्टर्स हैं और एल्कोहल्स को भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और उनकी मेन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। एल्कोहल्स क्या होते हैं? इन एल्कोहल्स को दो कंपाउंड से डेराइव्ड व्युत्पत्ति माना जा सकता है। हाइड्रोकार्बन R बॉन्ड H के R से H हाइड्रोजन को हटा के यहाँ OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसको हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कह सकते हैं। इसी तरह से एल्कोहल को जल से व्युत्पत्ति भी मान सकते हैं, जल से बना हुआ भी मान सकते हैं। जल HOH में H को हम रिप्लेस कर दें किससे? R एल्किल ग्रुप से, तो जल के एल्किल डेरिवेटिव भी एल्कोहल कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन है। जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अतः एल्कोहल को संगत हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के रूप में समझा जा सकता है। इसी रूप में इन्हें विकल्प है, इन्हें जल के एल्किल व्युत्पन्न के रूप में भी समझा जा सकता है। अब ये हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल के जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है, विविधता होती है। इस कारण से कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं। एल्किल के अतिरिक्त यह कार्बन एल्किनिल यानी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले, एल्काइनिल यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले, साइक्लिक या एरिल हो सकता है। इस स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के कारण इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आ जाता है। जिन यौगिकों में यह हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है उन्हें हम फिनॉल कहते हैं और इनके गुणों में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन भिन्नता पाई जाती है। इनका है क्लासिफिकेशन। जो एल्कोहल्स है उनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से, दो बेसिस पे, दो आधार पे किया गया है। फर्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या। एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप की नंबर संख्या के आधार पर ये 4 सीरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इन्हें हम एल्किनॉल के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब में एक OH होता है। नंबर सेकंड है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाई यानी दो, इनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें डाइऑल भी कहते हैं। जैसे आपके यहाँ एक OH, यहाँ OH 1,2 एथेन 1,2 डाइऑल, यहाँ 1,2,3 प्रोपेन 1,3 डाइऑल, यहाँ 1,2 प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तीसरी तरह का ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप
डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्राइऑल भी कहते हैं। जैसे आपके 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइऑल। और बहुत ही कॉमन नेम इनका है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। अब 3 से ज्यादा ओरिजिन में हो तो उनको कहते हैं हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें आपके 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये 6 का है, 1 2 3 4 5 6, और इसका कॉमन नेम है सार्बिटॉल। एक इम्पोर्टेंट बात और है कि एक ही कार्बन एटम पर यदि 2 या 2 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वह कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल, और वो जल के मॉलिक्यूल का निष्कासन करके स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ आपके ये तो OH है और वाटर रिमूव हो गया, या आपकी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए। अतः एल्कोहल के अणु में किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकता। अब है दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन। कार्बन एटम की नेचर के आधार पर जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्थित व प्रेजेंट होते हैं, उनकी नेचर के आधार पर एल्कोहल को फॉलोइंग 3 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल। इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी प्राथमिक कार्बन पर प्रेजेंट होता है और इनमें CH2OH ग्रुप होता है, RCH2OH। नंबर सेकंड है सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी एल्कोहल। इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर 2 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट होता है। अतः ये एल्कोहल कैसे होते हैं, बाइवेलेंट, द्विसंयोजी होते हैं। इनमें CH2OH ग्रुप होता है। टर्सरी एल्कोहल, इनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है टर्सरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है, यानी ये ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी होते हैं और ये COH ग्रुप होता है। नोमेनक्लेचर एल्कोहल है, एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के 3 सिस्टम है, 3 पद्धतियां है। नंबर फर्स्ट है आपके रूड या साधारण, ट्राइवियल और कॉमन नोमेनक्लेचर। जो सिंपल एल्कोहल्स हैं उनके लिए इस कॉमन नोमेनक्लेचर का उपयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप का सिंपल नेम है, एक कार्बन वाले CH3 का मेथिल, 2 का एथिल, प्रोपिल, वो नाम लिखने के बाद लिख देते हैं एल्कोहल। जैसे इसमें एक कार्बन मेथिल एल्कोहल, 2 कार्बन एथिल ग्रुप एल्कोहल, ये 4 वाला आइसोब्यूटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। ये आपके है कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। दूसरा है आपके डेराइव्ड और कार्बेनॉल सिस्टम। जो आपके सिंपल नेम है मेथिल एल्कोहल, इसको कार्बेनॉल भी कहते हैं। इस कार्बेनॉल से डेराइव्ड मानते हैं अदर एल्कोहल्स को। जैसे इस कार्बेनॉल से एक H हटा के हमने CH3 लगाया, तो जो कॉमन सिस्टम में एथिल एल्कोहल है, इसी का नाम डेरिव्ड सिस्टम में, कार्बेनॉल सिस्टम में क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। इस वाले का एथिल मेथिल कार्बिनॉल। इस पद्धति के अनुसार सरलतम एल्कोहल मेथनॉल को कार्बिनॉल कहते हैं एवं अदर सभी एल्कोहल्स को इसका डेरिवेटिव मानकर नोमेनक्लेचर किया जाता है। जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप
जुड़ा होता है उसके सभी डेरिवेटिव्स को इंग्लिश अल्फाबेट के क्रमानुसार लिख दिया जाता है। थर्ड वन है आपके IUPAC सिस्टम। यह नोमेनक्लेचर की सबसे सिस्टमेटिक एंड यूजफुल सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं, एल्केन के लास्ट में जो ई आता है उसको हटा के ऑल OL लग लिखते हैं। अतः इनके सामान्य जनरल नाम एल्केनॉल सैचुरेटेड है तो, एल्कीनॉल डबल बॉन्ड वाला है तो, एल्काइनॉल ट्रिपल बॉन्ड वाला है आदि ये यूज किए जाते हैं। इसके जो मेन नियम्स हैं वो निम्न है। नंबर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। आपके कहीं भी IUPAC सिस्टम में पहला रहता ही है कि ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन चेन का सिलेक्शन करें जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका सिलेक्शन करने के बाद उस हाइड्रोकार्बन का इसे डेरिवेटिव माना जाता है और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, शेष ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको डेरिवेटिव मानकर हम आगे लिख देते हैं। नंबर सेकंड, चेन का जो नंबरिंग है उस एंड से करते हैं जिसमें OH सब्स्टिट्यूट कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। फिर उसके बाद सभी डेरिवेटिव्स को अनुलग्नित करते समय अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में किया जाता है और इससे पहले जिस कार्बन पर वह उपस्थित है उसका अंक लिखकर आयतन लगाया जाता है। जैसे आपकी इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये 3 कार्बन की हो गई यानी प्रोपेनॉल, और इस पे ही 2 पे OH है यानी 2 प्रोपेनॉल, और इस 2 पे ही मैथिल है 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। सिलेक्शन करा 2 कार्बन वाला एथेनॉल और इसमें 2 पे जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप 2 फेनिल एथेनॉल। ऐसे इसका नाम करें तो 1 2 3 4 5 वाली यानी पेंटेनॉल, और इस पेंटेनॉल में 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है एथिल, 4 पे जुड़ा है क्लोरो, अल्फाबेट करेंगे C, क्लोरो पहले आएगा, 4 क्लोरो 3 एथिल 1 पेंटेनॉल। अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, ये हम फर्स्ट ईयर में भी एल्कीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन द्वारा। इसमें एल्कीन की रिएक्शन हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ और वाटर के साथ, जल के साथ कराते हैं और ये सॉल्वेंट के रूप में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाइड्रोक्सी मरकरी कंपाउंड एडिशन रिएक्शन से हाइड्रोक्सी मरकरी कंपाउंड प्राप्त होता है और इस रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। यहाँ आपकी सिंपल H2O में से OH और इस मर्क्यूरिक एसीटेट में से मरकरी एसीटेट और ये एसिटिक एसिड निकल जाएगा। अब इस बने हुए ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से बने हुए एडिशन कंपाउंड का हम रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। रिडक्शन कराने पे आपके एल्कोहल प्राप्त होता है और इसमें क्या होता है कि आपकी मरकरी रिलीज हो जाती है, हट जाती है, और हटने को ही हम कहते हैं विमर्क्यूरीकरण। इस रिएक्शन में जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड पे जल के एक मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है। ये भी आपके सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में थी एल्कीनो में कि एल्कीनो का हाइड्रोबोरीकरण। बोरेन की रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल बोरेन, 3 बोरेन में 3 हाइड्रोजन है तो 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है और इस ट्राई एल्किल बोरेन की हम रिएक्शन बेसिक हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएं तो आपके यह एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। ये कहलाती है एल्कीनो का हाइड्रो
बोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। फिर है एल्किनों का जलयोजन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एसिड की प्रेजेंट में एल्कीन के डबल बॉन्ड पर वाटर के एक मॉलिक्यूल का एडिशन मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग हो जाता है और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल प्राप्त हो जाती है। ये आपके जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है एल्कीन में, वहाँ पे जल का H जुड़ जाएगा, जहाँ कम है वहाँ OH, ये मार्कोनी-काफ रूल है। और इस रिएक्शन में आपके सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। लेकिन यदि एथीन की रिएक्शन कराई जाए, दोनों ही CH2CH2 है, एट दैट केस आपके एथेनॉल बनता है। इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले तो एसिड की प्रेजेंस में है, यानी वाटर का आपके प्रोटोनेशन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल H3O प्लस बन जाता है। और फिर ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में इस H3O इलेक्ट्रोफाइल का आपकी अटैक हो जाता है एल्कीन के पाई और आपके ये वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यह जो स्टेप है वो स्लो होता है, यानी कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में आपके कार्बोकैटायन पर जो जल का योग हुआ ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होने के कारण, अर्थात यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसके उपरांत प्राप्त जो आवेशित पॉजिटिवली चार्ज एल्किल ऑक्सोनियम आयन है वो एक प्रोटॉन के निकालने के बाद लास्ट स्टेप में न्यूट्रल एल्कोहल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो। जहाँ आपकी अटैक हुआ ये बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाने के बाद ये आपकी एल्कोहल हो गया। अब इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है, यदि इसमें रीअरेंज होने की प्रॉपर्टी है तो फिर जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उससे ही आपके एल्कोहल मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे यहाँ आपके ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे ये है आपके 2 डिग्री, तो ये एल्किल ग्रुप यदि यहाँ आ जाए तो फिर ये 3 डिग्री वाला, ये तो रीअरेंज एल्कोहल भी बन जाता है। फिर है और बनाने का मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हो और फिर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एल्कोहल बनता है। इस ग्रिग्नार्ड एल्कोहल पे एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराएं तो पहले एडिशन कंपाउंड, फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बना सकते हैं। ऊपर भी दे रखा है ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाते हैं। ये सब आप बनाने की मेथड थर्ड ईयर में पढ़ोगे, जहाँ यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं। फिर अगला है बनाने का मेथड एल्किल हैलाइडों की हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड जो बेस के एक्वस सॉल्यूशन या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड की यदि रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराएं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्किल हैलाइड की क्रिया से आपके एल्कीन भी प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से बेसिक इसकी रिएक्शन कराएं तो एक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ROH बन गया। यहाँ कराई तो ये आपके 2 डिग्री एल्कोहल और ये यहाँ पे H का भी एलिमिनेशन हो जाए तो एल्कीन भी बन जाती है। जो आपके सेकेंड ईयर का यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसमें मेथड है बनाने का, मेन मेथड एल्केनेल और एल्केनॉन का ऑप्शन, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों के रिडक्शन के द्वारा एल्कोहल बनाना। ये आपके
हमारे सेकंड ईयर की बहुत सारी जितनी रिएक्शन थी वो या तो फर्स्ट ईयर में आ चुकी हैं या थर्ड ईयर के प्रोस्पेक्टिव से वो भी होगी, लेकिन यहाँ ये आपके सेकंड ईयर में पूछे जाते हैं इनका क्वेश्चन। एल्केनॉल और एल्केनॉल का अच्छा एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल होंगे और कीटोनों के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज कर सकते हैं। उनमें से पहला है कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं निकेल, पैलेडियम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ये एसिटल्डिहाइड से कराएं तो आपके प्राइमरी एथेनॉल बन जाएगा, एसीटोन की कराएं तो सेकेंडरी 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स के लेसन 1 में हमने उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे और उसी में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आज आगे पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या एक और रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके यही हमारे सिलेबस में मेथड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसका जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डाई एथिल ईथर, शुष्क डाई एथिल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इनको सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये अल्कोहल के साथ या जल के साथ इतनी तेजी से रिएक्शन करता है, सो वायलेंटली, कि ये फिर जलने लग जाता है। तो इसलिए हम यहाँ सॉल्वेंट के रूप में ड्राई, यहाँ पानी ना हो, डाई एथिल ईथर या THF का यूज करते हैं। आपके 4RCHO plus NaBH4 plus 3H2O gives 4RCH2OH plus NaH2O3। इसी तरह से ही हम यदि कीटोन का करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। जो आपके ये मेटल हाइड्राइड है ये आपके स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यदि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन भी है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या NO2 जैसा कोई अनसैचुरेशन है, तो इन ग्रुप्स का रिडक्शन ये मेटल हाइड्राइड नहीं करते, ये स्पेसिफिकली विशेष रूप से आपकी कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन करते हैं। जैसे ये आपके कंपाउंड है 2-ब्यूटीन है, इसमें रिड्यूस होने के लिए ये डबल बॉन्ड भी है और ये आपके CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में, जबकि ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रह जाता है, हमें ब्यूट 2-बीन 1 ऑल प्राप्त होता है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है आपके धातु विलायक निकाय, मेटल सॉल्वेंट सिस्टम। जो हमारे सोडियम मेटल है इसका एथेनॉल में बना हुआ सॉल्यूशन कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन कराने में बहुत यूजफुल है, और इससे आपके एल्डिहाइड से
यदि हम सोडियम एथेनॉल से कराएंगे रिडक्शन तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, और यदि कीटोन का करा देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि आपके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन से या मेटल हाइड्राइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या फिर आपके सोडियम एथेनॉल से। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर्स का रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। यहाँ भी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यदि यूज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे ही रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी एल्कोहल में सॉल्वेंट के रूप में। जैसे वहां पे यूज करा था हमने ईथर, ड्राई ईथर या THF, यहाँ भी ड्राई ईथर या THF का सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपके मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 4 हाइड्राइड आए कंसिक्वेंशियल स्टेप्स में क्रमिक पदों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार बने हुए एल्कोक्साइड एसिडिक मीडियम में आसानी से हाइड्रोलाइज होकर एल्कोहल बनाते हैं। ये आपके पहले ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के 4 OH आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये आपकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर्स के रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ ये एस्टर का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। तो आपके एस्टर भी 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा 2 तरह के अल्कोहल बनते हैं। CO1 के विखंडन से प्राप्त जो एल्कोक्साइड है वो एसिल आयनों को अपचयन होने के कारण एल्कोहलों का मिक्सचर देता है। एस्टरों के रिडक्शन के लिए फॉलोइंग ये निम्न आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। वही सोडियम एथेनॉल जो एल्डिहाइड कीटोन के लिए थे और उत्प्रेरकीय रिडक्शन में, कैटालाइटिकल रिडक्शन में, वहाँ हमने कार्बोनिल कंपाउंड में निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम का यूज करा। यहाँ करते हैं रुथियम धातु का। और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मेटेलिक कॉपर भी यूज कर सकते हैं। कॉपर क्रोमाइड द्वारा भी एस्टर से कार्बोनिल कंपाउंड कर सकते हैं। अब अदर मेथड है जो जनरल मेथड है एस्टर के जलपट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके साथ गर्म करें तो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और आपकी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एस्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्कोहल एंड एसिड। एक और मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, प्राथमिक अमीनों द्वारा। नाइट्रस अम्ल HNO2 की रिएक्शन से जो प्राइमरी अमीन है वो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहलों का मिक्सचर देती है। कुछ मात्रा में एल्कीन भी प्राप्त होती है। RNH2 प्लस, ये हमने इस तरह से लिख रखा है, HNO2 गिव्स एल्कोहल N2 प्लस H2। ये रिएक्शन लिख रखी है हमने। प्रोपिलमीन गिव्स 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल एंड प्रोपीन। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि आपके HNO2 ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। इस HNO2 को हम बनाते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। NaNO2 और HCl की रिएक्शन से जब HNO2 बन जाता है तो वो यहाँ अमीन से क्रिया करके पहले डाईएजोनियम साल्ट बनाता है। जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स हैं उनका बना हुआ ये डाईएजोनियम साल्ट
अनस्टेबल होता है, ये नाइट्रोजन रिलीज करके प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाता है। और कार्बोकेटायन में हमें मालूम है रीअरेंजमेंट का गुण होता है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में चेंज हो जाता है। और फिर न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी यदि रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। और यदि इस कार्बोकेटायन से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। और इस तरह से आपके क्या है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और एल्कीन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्रोपेन, तीनों ही प्राप्त होते हैं। एक लास्ट मेथड है फर्मेंटेशन। इस मेथड के द्वारा भी एल्कोहलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका मेनली प्रयोग एथेनॉल के आपके व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए मोलेसेस या सीरे का प्रयोग किया जाता है। सीरे में इतना वाटर ऐड करते हैं कि उसमें जो शक्कर है, शुगर है, 10% रह जाए, तब इसे उबालने के पश्चात अम्ल में डालकर pH 4 कर देते हैं। इस जो सॉल्यूशन को कहते हैं वार्ट। इसमें फिर ईस्ट मिलाकर बड़ी टंकियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया में ये निम्न रिएक्शन होती है, सुक्रोज प्लस H2O प्लस गिव्स ग्लूकोज फ्रक्टोज। जब ये सिंपल शुगर बन जाती हैं तो जो एंजाइम, ईस्ट में जो एंजाइम होता है जाइमेज, ये आपके कार्य करता है और आपके अंत में क्या मिल जाता है, हमें ये एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अल्कोहल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोअर एल्कोहल हैं C1C2, ये कैसे हैं, कलरलेस हैं, आपके वेपोराइजेबल हैं, वाष्पशील हैं, टेस्ट में कैसे हैं, बिटर्स खट्टे स्वाद में है, इनमें स्पेसिफिक स्मेल वाली होती है, द्रव है। जिन एल्कोहल में कार्बन एटम की संख्या 12 या इससे अधिक होती है वे आपके हायर एल्कोहल कहलाते हैं। ये आपके गंधहीन, स्वादहीन, चिकने ठोस होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा एल्कोहल की गंध, स्मेल एंड टेस्ट की तीव्रता कम होती जाती है। इसके साथ ही जल में जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। एल्कोहलों के क्वथनांक एवं गलनांक एल्किनों से अधिक होती है। इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा। ये दे रखे हैं सारणी में, मेथेनॉल का -98 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल्स के तीसरा लेसन पढ़ा। दूसरे में हमने भौतिक गुणों के बारे में जिक्र किया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा जा चुका है। यहाँ पे एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि आपके जब किसी मॉलिक्यूल में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि प्रेजेंट हो और उससे हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऐसा पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है,
तो वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके एसोसिएट हो जाते हैं। अब इस पे जो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे टूटी हुई लाइन द्वारा, बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हालांकि बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यह 5 किलो कैलोरी पर मोल वैल्यू एक जनरल कोवलेंट बॉन्ड जैसे सी बॉन्ड हो, इस कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी है 59 किलो कैलोरी पर मोल, ओ बॉन्ड एच की है 110 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी तुलना में ये 5 किलो कैलोरी पर मोल बहुत कम होती है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ जो वान डर वाल्स फोर्सेज होते हैं, जिनकी की इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कम स्ट्रेंथ होती है, 1 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एल्कोहलों में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देने पर ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड आदि में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे जुड़ जाते हैं, एसिड में ये दो जुड़ के इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो अंतरणुक हाइड्रोजन बंध है, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है। इस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त फोर्स, अतिरिक्त एनर्जी, अतिरिक्त टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जो एल्कोहल होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर और एल्कोहल दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे भी O बॉन्ड H पोलर है, एल्कोहल में भी O बॉन्ड H पोलर है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये आपके एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो लोअर मेंबर हैं जिनमें R एल्किल ग्रुप छोटा होता है, वो तो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। लेकिन यदि ये R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, ये वाटर और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वीक होता जाता है, यानी कि इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। जो आपके ब्रांच्ड एल्कोहल होते हैं, उन ब्रांच्ड एल्कोहल में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह की कमी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, तो वहाँ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वीक हो जाता है, यानी उनमें भी आपकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। अतः इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। जो हायर एल्कोहल्स हैं उनमें हाइड्रोकार्बन R एल्किल ग्रुप का अंश अधिक होता है। यह हाइड्रोकार्बन अंश कैसा होता है, नॉन पोलर, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। जो ब्रांच्ड एल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा होता है, जिससे त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और इस कारण इन एल्कोहलों की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के साथ ही वाटर में सोल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। अब दूसरा है टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक ही मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसी के हाइड्रोजन के बीच में यदि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फॉर्मेशन से जो मॉलिक्यूल है उसमें ये
साइक्लिक एस्टर बन जाती है, जिसको हम कीलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके कारण जो कंपाउंड है इसका अट्रैक्शन दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहेगा, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में आपके एसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के मान में कमी हो जाती है। एल्कोहलों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। क्या होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनका आपके कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या नहीं है, इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट पर एल्कोहल कोई इफेक्ट शो नहीं करता, यानी कि आपके एल्कोहल कैसे होते हैं, वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। केवल ये स्ट्रॉन्ग बेसेस जो आपके सोडियम मेटल है, सोडियम हाइड्राइड है, उनसे ही रिएक्ट करके साल्ट बना पाते हैं। तो इनकी वीक नेचर का कारण है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये आपके काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि अब इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसलिए एल्कोहल क्या होते हैं, वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी में एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डिग्री में 2 करेंगे सेटिस्फाई, 3 डिग्री में 3 करेंगे, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ आपके प्राइमरी वाले की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी वाले की, और सबसे कम टर्सरी वाले की होती है। इसके अलावा आप ये टर्सरी जो है वो सबसे वीक है, क्योंकि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण OH1 से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर को कम कर देते हैं। ये आपकी एसिडिक नेचर के बारे में है। अब आगे पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 4-5 तरह की हैं, कि ये RO इस मंद का विखंडन हो जाए, यानी कि एसिडिक नेचर, R के बाद इस बॉन्ड का विखंडन हो जाए, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, ये प्रमुख रूप से 5 तरह की रिएक्शंस हैं जो यहाँ हम एल्कोहल्स में पढ़ेंगे। ये पहली है आपके एसिडिक नेचर। आपके पहला है एस्टरिफिकेशन। जब ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रेजेंस में की अभिक्रिया जो आपके खनिज अम्ल हैं उनकी उपस्थिति में एल्कोहल से कराते हैं तब एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन या फिशर एस्टरिफिकेशन। एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ HCl H2SO4, कोई भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड, तो ये आपकी एस्टर का फॉर्मेशन, ये है आपकी एस्टरिफिकेशन। इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री वाला सबसे इसमें कम क्रियाशील है, यानी कि 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एल्कोहल की जो एसिडिक नेचर पड़ी थी उसी रूप में ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की होती है। इसकी मैकेनिज्म, जो एसिड मीडियम है उसमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। यहाँ लोन पेयर से H जुड़ जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन। अब ये जो बना हुआ प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है इस ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर,
ये इधर, यानी कि ये डबल बॉन्ड दोनों ही जगह हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया है। इस रेजोनेंस हाइब्रिड के कार्बन एटम पे अब एल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, ये आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। ये वहां जाके जुड़ जाएगा कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब इस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके क्या होता है कि ये हाइड्रोजन का आपके इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन देके गया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया यहाँ, और ये H यहां से हटके कहाँ जुड़ गया यहाँ। फिर इसके बाद इससे ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, तो आपके ये बन गया एस्टर। तो ये मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन की। इस मैकेनिज्म से स्पष्ट है कि एल्कोहलों के OH बॉन्ड के इस OH बॉन्ड के जो फिजन के फलस्वरूप एस्टर बनता है। इसकी मैकेनिज्म की हम पुष्टि जो ट्रेसर एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें हम आइसोटोपिक एटम का यूज करते हैं। एल्कोहल में हमने आइसोटोपिक समस्थानिक O8 का यूज करा, तो ये O18 वाला कहाँ पाया गया एस्टर, यानी कि ये H और एसिड की OH इन्होंने मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करा है। एस्टर में O18 उपस्थित है, यानी कि एल्कोक्सी समूह एल्कोहल के OH बंध के विखंडन के कारण है। जो एल्कोहल्स हैं उनकी एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड्राइड से क्रिया कराने पर भी एस्टर प्राप्त होते हैं। ये एसिटिल क्लोराइड एल्कोहल से क्रिया करेंगे -HCl फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एसिटिक एनाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे -एसिटिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एसिडिक नेचर में यानी कि आपके H का प्रोटॉन के रूप में रिमूवल, इसमें मेन रिएक्शन थी आपके एस्टरिफिकेशन, और ये दूसरी रिएक्शन है आपके फॉर्मेशन ऑफ ईथर। जो एल्कोहल होते हैं इनके सोडियम साल्ट को एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो आपके ईथर बन जाते हैं, जिसे हम ईथर विलियमसन संश्लेषण सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स, यानी एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड से एल्कोहल की क्रिया हम बेसिक मीडियम में कराएं तो एल्किल सल्फोनेट बन जाती है। अब दूसरी तरह की रिएक्शन से हैं जहाँ पे ROH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपके फर्स्ट रिएक्शन है इसमें एल्किल हैलाइडों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। जो एल्कोहल है उनकी क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड HX से कराएं तो आपके एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो डिफरेंट एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, और जो आपके एल्कोहल्स हैं इन एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्सरी मोर रिएक्टिव देन इससे लेस रिएक्टिव सेकेंडरी और लेस रिएक्टिव प्राइमरी एल्कोहल। जो टर्सरी एल्कोहल है उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ बहुत आसानी से हो जाती है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl से कराने पर कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। जो आपके ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों के कंपैरिजन में क्लोराइड आयन कैसा होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसी कारणवश जो HCl की रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से डायरेक्ट नहीं होती। इसके लिए हमें कैटलिस्ट कैसा निर्जलीय जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस होती है। तो कंसंट्रेट HCl और आपके निर्जलीय एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं
लुकास रिएजेंट, और इसके द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान भी करते हैं। ये आगे से हम पढ़ेंगे। लुकास टेस्ट इसको कहते हैं। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 और SN2 मैकेनिज्म से होती है। यह डिपेंड करता है कि अल्कोहल की नेचर पर। यदि अल्कोहल प्राइमरी है तो आपकी SN2 मैकेनिज्म से होती है, यदि वो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। जो SN1 है, 1 वाली कितने 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में आपके जो एसिड है इससे आपके अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर के रिमूवल के बाद स्लो रिएक्शन है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कार्बोकेटायन बनता है, उस कार्बोकेटायन पर ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल X माइनस की रिएक्शन होकर एल्किल हैलाइड बन जाता है। कार्बोकेटायन हमारा 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी 3 डिग्री हमारा अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है। SN2 मैकेनिज्म यह सिंगल स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, आपके HX से पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद आपके ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये X माइनस न्यूक्लियोफाइल से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर H2O के रिमूवल के बाद RX एल्किल हैलाइड बन जाता है। ट्रांजिशन स्टेट में जब एक और वाटर मॉलिक्यूल का अणु निकलने लगता है तब दूसरी ओर से हैलाइड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने लग जाता है। अतः इस अभिक्रिया की जो गति है वो दोनों ही क्रिया कारकों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। यदि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही कैसी हो गई, दो तो यहाँ रिएजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी आपके दोनों के द्वारा आपके वेग निर्भर करता है, यानी 42। अब आपके जो एल्किल हैलाइड हैं वो आपके फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से भी बनते हैं। फास्फोरस ट्राई हैलाइड की क्रिया करेंगे तो ये RCl एल्किल हैलाइड होंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी आपके एल्किल क्लोराइड बन जाते हैं। जो फास्फोरस ट्राई हैलाइड है उसके साथ जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि आपके अल्कोहल इस PCl3 के साथ इस तरह से O पे आपके इलेक्ट्रॉन्स गए उसे फास्फोरस पे ये, और एक Cl का रिमूवल हो गया। अब इसके बाद ये Cl यहाँ R पे अटैक करेगा तो RCl बन गया, और ये आपके HOPCl2 अलग हो गया। तो जो एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह PCl3 पे रिएक्शन करता है और आपके एक क्लोरीन की हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इन्हीं स्टेप्स का बार बार रिवीजन होने से धीरे धीरे करके सारे Cl द्वारा आपके हट जाता है। थायोनिल क्लोराइड से भी आपके एल्किल क्लोराइड बन जाते हैं। ये इस तरह से SOCl2 की रिएक्शन कराए तो एल्किल क्लोरोसल्फाइड प्लस HCl। ट्राई एल्किलमीन की प्रेजेंस में अभिक्रिया का रेट कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्राई एल्किलमीन और इसकी रिएक्शन कराएं तो आपके ये ट्राई एल्किल अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन एल्किल क्लोरोसल्फाइड जो फर्स्ट स्टेप में बना है, इससे ये SN2 मैकेनिज्म से SO2Cl ग्रुप निकाल देगा और RCl बन जाएगा। लास्ट में ये जो बना हुआ है आपके ये SO2Cl का जो वियोजन है वो SO2 में हो जाएगा और Cl में हो जाएगा। ये Cl फिर यहाँ रिएक्ट कर जाएगा एल्किल क्लोरोसल्फाइड पे और इस तरह से रिएक्शन जारी रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बता चुके हैं डिहाइड्रेशन है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ईयर में BSc फर्स्ट ईयर में भी एल्कीन फॉर्मेशन के मेथड में इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हॉफमैन एलिमिनेशन और आपके सेट जब रूल था।
डिहाइड्रेशन में है। इस अभिक्रिया की क्रियान्वती के लिए बीटा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। बीटा पर हाइड्रोजन होगा तभी ये OH और H वाटर के रूप में निकल पाएगा। जितने ज्यादा होंगे बीटा उतना ही ज्यादा इसकी बनने की प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्या होती है? टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी। ये आपके इस तरह से पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और इस कार्बोकेटाइन से बीटा हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाते हैं और ये ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अतः इन रिएक्शन में जो हम पॉसिबल एल्कीन सोच रहे हैं उसकी जगह मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है। यानी प्रोडक्ट के रूप में आपको ये दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है उनके डिहाइड्रेशन से ईथर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो अधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं कराते और अल्कोहल क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं। ये एथेनॉल प्लस 2H2SO4 या आपकी सल्फोन बन गया। फिर इसके बाद फिर रिएक्शन हुई अल्कोहल से तो आपकी ये बन गया डाईएथिल ईथर। अगली रिएक्शन है इसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये आप एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ोगे। जिन एल्कोहलों में CH3CHOH ग्रुप होता है वे हेलोजन और शार्क बेस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म कंपाउंड बनाते हैं। जो अभिक्रिया है वो फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो वह हेलोजन क्लोरीन से ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे ये एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। फिर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ होने पे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और फिर इस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड की क्षार बेस NaOH से क्रिया होने पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें CH3CHO भी बन रहा है यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में भी ये होती है और एल्कोहलों में भी होती है जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है। अब चौथे तरह की अभिक्रियाएं हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यह है एल्कोहल की नेचर कि वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, इस पे डिपेंड करता है। जो प्राइमरी अल्कोहल है उन प्राइमरी अल्कोहल में आपके पहले तो एल्डिहाइड और देन फिर आगे फर्दर हुआ तो एसिड, और इनमें कार्बन एटम की संख्या जो कैसी होती है, सेम रहती है। बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज हो जाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सभी में कार्बन एटम्स की संख्या समान होती है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4, इसलिए एल्कोहल से सीधे ही एसिड मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जहां पे हम केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके ये है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं प्राइमरी अल्कोहल की तो फिर ये एल्डिहाइड मिलता है। दूसरा है ऐसे ही
क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और pyridine मिक्सचर, जिसको कहते हैं हम सेरेट पॉलिन रिएजेंट, इसके साथ भी यदि ऑक्सीडेशन कराया जाए प्राइमरी अल्कोहल का तो एल्डिहाइड मिलता है। तीसरा है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसके साथ भी आपके एल्डिहाइड ही मिलता है। चौथा है रेड हॉट सिल्वर से अल्कोहल वेपर एवं एयर के मिक्सचर को हम पास आउट करें, प्रवाहित करें, तो भी आपके एल्डिहाइड बनता है। टर्शरी ब्यूटेनॉल और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के मिक्सचर से भी आपके क्या बनता है, एल्डिहाइड ही बनता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन होता है और इसमें आपके कीटोन प्राप्त होते हैं, जैसे एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। एसीटोन के एक्सेस में एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के द्वारा यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराएं तो इस ऑक्सीडेशन का नाम है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, और इसमें आपके क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है। जोन्स रिएजेंट जलीय विलयन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4, इनकी प्रेजेंस में कीटोन्स को काफी लॉन्ग पीरियड तक गर्म करें तो ये बना हुआ कीटोन आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बने हुए एसिडों में जो कार्बन एटम की संख्या है वो कीटोन की तुलना में कम होती है। जो अम्लों का मिक्सचर है, ये अम्लों का मिक्सचर बन रहा है, या जो कीटोन में ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो पोपाफ के नियम के अनुसार होती है। कीटोन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, ये इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जब बड़े एल्किल ग्रुप के CH2 का COOH में ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वाले का होता है ऑक्सीडेशन, ये वाला एसिडिक एसिड बनाया और ये वाला इसी में रह के एसिडिक एसिड। अब जो टर्शरी अल्कोहल है उनका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएं तो इनका डिहाइड्रेशन नहीं होता, इनमें क्या होता है कि एल्कीन बनते हैं। इन एल्कीनों के ऑक्सीडेशन से प्राप्त उत्पादों में, प्रोडक्ट में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो इनिशियल अल्कोहल है उससे कम होती है। जैसे हमने ये इसका कराया 1 2 3 4 कार्बन एटम वाले का, तो ये मिल गई आपकी एल्कीन। एल्कोहलों की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। जो कॉपर कैटलिस्ट है उसके ऊपर से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को पास आउट करें तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। इसके द्वारा प्राइमरी अल्कोहलों से एल्डिहाइड बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाते हैं। अल्कोहलों में एक रिएक्शन और पाई जाती है, वो है आपके डाइमराइजेशन, द्विलकीकरण। आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा फेरस सल्फेट, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं हम फेंटन अभिकर्मक। इसकी उपस्थिति में अल्कोहल्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं और इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। ये आपके FeSO4 यानी Fe+2 आयन है इसमें, और H2O2 ये आपके गिव्स Fe+3 एंड OH हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल।
ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल यहाँ एल्कोहल मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करके इस तरह का एल्किल फ्री रेडिकल बनाता है और ऐसे ये दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के डाइऑल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब है आगे इसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स में डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है आपके कई टेस्टों के द्वारा होता है। जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहलों की ऑक्सीडेशन, उस ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एल्कोहल्स का बहुत ही जो प्राइमरी एल्कोहल है उनका बहुत ही आसानी से ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है और फिर एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और उसमें कार्बन एटम्स की संख्या सेम रहती है। जबकि कीटोन में जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पहले कीटोन बनते हैं और कीटोन के ऑक्सीडेशन पे कम कार्बन परमाणु वाला एसिड का मिक्सचर बनता है। तो इस तरह से 1 डिग्री और 2 डिग्री में हम डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन के द्वारा कर सकते हैं। एक रिएक्शन और पढ़ी थी डिहाइड्रोजनेशन। इस डिहाइड्रोजनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो H2 मॉलिक्यूल को उनकी वेपर को वापर कैटलिस्ट के ऊपर से हम पास आउट करें तो हाइड्रोजन निकल जाने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, 2 डिग्री वाले से कीटोन प्राप्त होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल पे चूंकि नेबरिंग हाइड्रोजन एटम नहीं होता इसलिए वहाँ H2O का रिमूवल होकर एल्कीन प्राप्त होती है। तो डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें कलर के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान होती है। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हम लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इनसे क्रिया करके जो करस्पॉन्डिंग आयोडाइड है एल्किल आयोडाइड है वो बना देते हैं। इन एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन फिर हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो हमारे करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं। अब इन नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन HNO2 से करा के NaOH से क्रिया कराते हैं तो आपके डिफरेंट कलर प्राप्त होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल से रेड कलर आता है, सेकेंडरी से ब्लू आता है और 3 डिग्री वाला कलरलेस या वाइट रहता है। ये रिएक्शंस आप अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये प्राइमरी एल्कोहल की लाल रेड फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया कराई, ये इसका करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड बन गया। 2 डिग्री की क्रिया कराई, 2 डिग्री का एल्किल आयोडाइड बन गया। 3 डिग्री की रिएक्शन कराई, 3 डिग्री का आयोडाइड बन गया। अब इन सब की रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो करस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड बन जाएंगे। ये आयोडीन हट के NO2, ये 1 डिग्री का नाइट्रो, ये 2 डिग्री का नाइट्रो, ये 3 डिग्री का नाइट्रो। इन बने हुए नाइट्रो की क्रिया हम HNO3 से कराएं तो अब डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। HNO3 से कराने पर यहाँ नाइट्रोलिक एसिड बनता है जिसकी रिएक्शन NaOH से कराने पर सोडियम नाइट्रोलेट साल्ट रेड कलर का सोडियम नाइट्रोलेट साल्ट बनता है। यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल होगा वो इस पूरी रिएक्शन विक्टर मेयर टेस्ट के बाद रेड कलर दे तो आप पहचान सकते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री वाला HNO3 से रिएक्शन करके सीडोनाइट्राइल बनाएगा और इस सीडोनाइट्राइल की NaOH से क्रिया होगी तो ब्लू कलर आएगा। यानी कि जो अल्कोहल इस पूरे विक्टर मेयर टेस्ट के बाद ब्लू कलर दे वो सेकेंडरी अल्कोहल है। 3 डिग्री वाले का जो नाइट्रो कंपाउंड है वो HNO3 से रिएक्ट नहीं करता, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस या वाइट रहता है। यानी विक्टर मेयर टेस्ट में जो वाइट कलर दे वो 3 डिग्री आपके अल्कोहल है। एक टेस्ट और है ल्यूकास टेस्ट। ये हम इसकी रिएक्शंस में अल्कोहल की रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी पढ़ चुके हैं।
कि आपके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन जब होती है तो ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर के कारण होती है। और एसिडिक नेचर में पढ़ा था कि 1 डिग्री अल्कोहल आपके सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे भी कम। और ये एसिडिक नेचर के बाद जब हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला और भी कम। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम लुकास रिएजेंट यानी निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहलों से करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनते हैं। इन सब की जो विलेयता होती है अल्कोहलों की क्रियाशीलता के अनुसार अलग अलग होती है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टर्सरी अल्कोहल, वो तुरंत ही जिंक क्लोराइड और HCl से रिएक्ट करके एल्किल क्लोराइड का टर्बिडिटी या अवक्षेप बना देता है। उससे कम रिएक्टिव होता है 2 डिग्री अल्कोहल, ये इस लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करके लगभग 5 मिनट बाद क्या करता है, टर्बिडिटी देता है। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो लगभग 1 घंटे बाद या गर्म करने पर ये इस तरह का टर्बिडिटी देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम पे इनकी टर्बिडिटी आएगी और हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आपके 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तीसरा डिफरेंशिएट करने का इनका एक और मेथड है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। ये एस्टरीकरण की रिएक्शन अल्कोहलों की एसिड स्ट्रेंथ के अनुसार होती है। एसिड प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से एस्टरीफिकेशन तुरंत हो जाता है। सेकेंडरी वाले में एसिडिक नेचर कम होती है, यानी कि इनका एस्टरीफिकेशन बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टली होता है। टर्सरी वाले में अल्कोहलिक कैरेक्टर और भी कम होते हैं, यानी कि टर्सरी वाले का एस्टरीफिकेशन बहुत ज़्यादा कठिनाई से होता है। तो इस तरह से ये सारी हमारी रिएक्शंस और वो हैं। अब हम इस पूरे चैप्टर पे एक बार रिवीजन करेंगे या इसकी समरी पढ़ेंगे। क्या समरी है, जैसे हमने अल्कोहलों का वर्गीकरण किया, 2 प्रकार से किया। एक तो OH ग्रुप के नंबर के आधार पर, यानी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 OH हो, 3 OH हो, पॉलीहाइड्रिक, और उस कार्बन का प्रकार जिस पर OH उपस्थित है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर इनके नोमेनक्लेचर में 3 तरह की पद्धतियां पढ़ी थी हमने, 3 तरह के सिस्टम थे। एक था आपके ट्राइवियल, जिसमें कि केवल एल्किल ग्रुप और बाद में अल्कोहल लिखते हैं। फिर उसके बाद था एक डेराइव्ड, जिसमें कार्बेनॉल के आधार पर करते हैं। और थर्ड वन था IUPAC वाला ही सबसे ज़्यादा कॉमन और स्पेसिफिक है। फिर इसके बनाने की विधियां पढ़ी, तो अल्कोहलों को बनाने की एल्कीन की विभिन्न अभिक्रियाएं पढ़ी, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, आपके हाइड्रेशन, ग्रिग्नार रिएजेंट द्वारा, एल्किल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस द्वारा, एल्केनॉल, एल्केनोन, एस्टर अम्लों के रिडक्शन के द्वारा, और फिर इनके फर्मेंटेशन के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। फिर जब भौतिक गुण पढ़े तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर इन भौतिक गुणों को समझा कि इनमें इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर दोनों तरह के होते हैं, जिसकी वजह से इनके हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद इनकी एसिडिक नेचर हमने एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के आधार पर समझा था कि इनमें बहुत ही कम एसिडिक नेचर होती है। ये लिटमस पेपर का टेस्ट नहीं देते, केवल स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंसों से ही रिएक्शन कर पाते हैं। फिर अल्कोहलों की रिएक्शन, इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, एसिडिक नेचर होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और लास्ट में पढ़ा कि इन अल्कोहलों में जो डिफ्रेंशिएट करने हैं उसमें लेबोरेटरी में विक्टरमियर टेस्ट, लुकास टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में है। इस पूरे प्रेसिपिटेट को और इस मैटर को निर्धारण करने में ये रेफरेंस जो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉरिसन एंड बॉयड,
पब्लिश्ड बाय न्यू दिल्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यू दिल्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस। और ये सबसे ज़्यादा योगदान है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ CS6 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। धन्यवाद।